हेलो एवरीबॉडी, इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द आवर एनवायरनमेंट। तो आवर एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट का मतलब होता है जो हमारे चारों तरफ की जो चीज़ें होती हैं, जो भी नेचुरल चीज़ें हमारे चारों तरफ हमें दिखती हैं, जैसे कोई भी एनिमल्स हो गए, कोई भी प्लांट्स हो गए, कोई भी जैसे कि जो नेचर से बनी हुई सॉइल हो गई, वाटर हो गई, एयर हो गई, इन सब चीज़ों को अगर मैं मिला दूँ तो हमारा एनवायरनमेंट बनता है। ठीक है, तो जो हम चारों तरफ चीज़ों को देख पाते हैं, जो कि नेचुरल चीज़ें जो बनी हुई हैं, उनको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बुकिश लैंग्वेज में अगर इसको बोलूँगा तो कैसे बोलूँगा? द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स आवर फिजिकल सराउंडिंग लाइक एयर, वाटर बॉडीज एंड सॉइल एंड ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इंक्लूड होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को साफ करने में। कैसे, वो हम अभी देखने वाले हैं। तो हमारे एनवायरनमेंट में, अब हमारा एनवायरनमेंट है तो वो गंदा भी रहता है। अब जो गंदगी जो होती है, वेस्ट जो होता है, वो दो तरीके का होता है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। आवर एनवायरनमेंट के अंदर दो तरीके के वेस्ट हम पढ़ते हैं। पहला होता है आपका बायोडिग्रेडेबल और दूसरा वेस्ट होता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, अब बायोडिग्रेडेबल से क्या मतलब है और नॉन बायोडिग्रेडेबल से क्या मतलब है? सबसे पहले हम बात करेंगे कि बायोडिग्रेडेबल से क्या मतलब है। नाम से पता चल रहा होगा, बायो मतलब लिविंग थिंग्स। जैसे केले का छिलका, उसको अगर हमने फेंका तो वो क्या है, वो अपने आप थोड़े दिन में सड़ के गायब हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आएंगे और उसको काटना स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा अपने आप से। तो जो सड़ जाए, गल जाए और ख़त्म हो जाए, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। लेकिन अगर मैं नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करूँ तो ऐसा वेस्ट जो नेचुरल नहीं होता, सिंथेटिक होता है, जो जिसको हम खुद बनाते हैं। जैसे प्लास्टिक का बैग, ओके, प्लास्टिक की बोतल। अब ये प्लास्टिक की बोतल और प्लास्टिक का बैग, ये सब चीज़ें अपने आप तो ख़त्म नहीं होगी। आप प्लास्टिक की बोतल को अगर आप फेंकोगे तो प्लास्टिक की बोतल को आप फेंक के आप छोड़ दो 1 साल के लिए, तभी एज इट इज़ आपको वही मिलेगी, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिएक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि एक क्या है, नेचुरल चीज़ नहीं है। तो नेचुरल चीज़ों के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करके उनको ख़त्म कर देते हैं, उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और नॉन बायोडिग्रेडेबल से मतलब है कि जिनके ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं कर सकते, उनको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं बायोडिग्रेडेबल को थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में डेफिनेशन में बोलूँगा तो लिखना होगा, तो कैसे लिखूँगा? दोज मटीरियल्स विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन poisonous substance in nature in due to course of time by the action of microorganisms. Okay, and certain bacteria are called the biodegradable waste like paper, wheat and grass and fruits, leaves. ये सब क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूँ नॉन बायोडिग्रेडेबल की, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल में कौन कौन आते हैं? देखिए, पहले नॉन बायोडिग्रेडेबल का हमें डेफिनेशन जानना होगा। द वेस्ट मटीरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस और हार्मफुल सब्सटेंसेस इन नेचर इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे प्लास्टिक का बैग हो गया, पॉली बैग हो गया, सिंथेटिक फाइबर जो हम खुद बनाते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक भी है, क्योंकि एक बार अगर आपने बना दिया तो वो रिसाइकल ही किया जाएगा, नहीं तो अपने आप कभी वो ख़त्म नहीं होगा, वो एनवायरनमेंट के एक साइकिल में घुस जाएगा। तो इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट ऑल्सो। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल आपको समझ आ गया कि जो ख़त्म ना हो। तो आई होप दोनों वेस्ट आपको समझ आ गया होगा, एनवायरनमेंट आपको समझ आ गया होगा। अब तीसरे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, इकोसिस्टम। देखिए, इकोसिस्टम क्या होता है? देखिए, इको से क्या मतलब है? इको और सिस्टम को दो पार्ट्स में तोड़ो, आपको समझ आ जाएगा। इकोसिस्टम क्या होता है कि ये एक यूनिट होती है, पूरे के पूरे एनवायरनमेंट की एक यूनिट होती है। उस यूनिट के अंदर दो चीज़ें आपको मिलेंगी, एक लिविंग चीज़ मिलेगी, एक आपको नॉन लिविंग चीज़ मिलेगी। ठीक है, दोनों चीज़ मिलके एक सिस्टम बनाती है जिससे एक दूसरे का क्या होता है, काम चलता है। जैसे आपका एग्जांपल ले लूँ मैं, ग्रास लैंड, मतलब कि घास की भूमि, घास जिस जमीन पे घास उगती है उसको बोलते हैं ग्रास लैंड। तो ग्रास लैंड के ऊपर घास भी होती है, आपकी ज़मीन भी होती है, सॉइल भी होता है, एयर भी होता है, वाटर भी होता है, उसके ऊपर एनिमल, जानवर भी होते हैं। तो फॉरेस्ट ले लूँ, अगर मैं कोई जंगल ले लूँ, सबसे अच्छा एग्जांपल इकोसिस्टम का फॉरेस्ट ले लूँ, तो फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, लिविंग चीज़ें भी होती है, लिविंग जैसे कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, और नॉन लिविंग चीज़ें भी होती है, जैसे सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सब चीज़ें अगर मिलके एक ऐसा यूनिट बनाए जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें एक साथ रह सके, मतलब लिविंग चीज़ें उन नॉन लिविंग चीज़ों का यूज़ करके सर्वाइव कर पा रही है, तो उसको बोलते हैं इकोसिस्टम, मतलब कि यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है,
बेसिकली। तो इसको बुकिश लैंग्वेज में कैसे बोलोगे? एन इकोसिस्टम इज सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल एंड डिकम्पोजर्स। देखो डिकम्पोजर्स क्यों, वो मैंने बताया कि वो जितनी भी चीज़ होती है एनवायरनमेंट में, जैसे कोई चीज़ वेस्ट हो गई उसको वो क्या करती है, डिकम्पोज करती हैं। इट विल ब्रेक डाउन इन स्मॉल पार्टिकल्स और नॉन लिविंग एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, सॉइल, एयर और वाटर। एन इकोसिस्टम नीड्स ओनली इनपुट ऑफ सनलाइट एनर्जी। मतलब एक इकोसिस्टम को एनर्जी के लिए सिर्फ सनलाइट की ज़रूरत होती है। कैसे? फॉर एग्जांपल आपको आपके इकोसिस्टम की फॉरेस्ट का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो एनिमल्स किसको खाते हैं? प्लांट्स को। तो प्लांट्स कहाँ से एनर्जी लेते हैं? प्लांट्स अपनी खाना खुद बनाते हैं, लेकिन एनर्जी लेते हैं कहाँ से? सन से। तो जो सनलाइट से एनर्जी लेके अपना खाना खुद बनाए, ये प्लांट्स है, प्लांट्स के पास में एनर्जी आएगी। तो पहला सोर्स कौन हुआ एनर्जी का? आपका सन हुआ। तो किसी इकोसिस्टम में जो एनर्जी प्रोवाइडर होता है वो होता है सन। ये आपको याद रखना है। इकोसिस्टम का ये एक बहुत अच्छा आप बोल सकते हो कि एग्जाम्पल है फॉरेस्ट। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। किसी भी एक इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली। पहला होता है एबायोटिक कंपोनेंट, दूसरा होता है आपका बायोटिक कंपोनेंट। देखो एबायोटिक है ना, बायोटिक का मतलब जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो, और एबायोटिक जिसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो। क्या बोला है? एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड द फिजिकल एनवायरनमेंट लाइक सॉइल, वाटर एंड एयर। मतलब कि किसी भी एक एबायोटिक सिस्टम में नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, जैसे एयर आ गया, सॉइल आ गई, वाटर आ गई, इनको हम क्या बोलते हैं? एबायोटिक। और बायोटिक जस्ट वाइस वर्सा, लिविंग चीज़ों को हम बायोटिक इकोसिस्टम बोलते हैं या बायोटिक थिंग्स बोलते हैं। समझ आ गया? तो दो मेन कंपोनेंट है आपके इकोसिस्टम के, एक हो गया आपका एबायोटिक, दूसरा हो गया आपका बायोटिक। ठीक है, तो बायोटिक मतलब लिविंग और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। इसके बाद बात कर लेते हैं, एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक इकोसिस्टम में 3 तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया था। ऑर्गेनिज्म पहला होता है प्लांट, ठीक है, क्योंकि प्लांट पहला खाना बनाने वाला होता है। दूसरा होता है कोई भी आपका एनिमल, कोई भी एनिमल, ठीक है, जो कि प्लांट को खाएगा। और एनिमल को, अगर एनिमल मर जाता है तो एनिमल को खत्म करने वाले कौन होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स। ठीक है, तो ये पहला आपका होता है क्या? इकोसिस्टम का ऑर्गेनिज्म कौन होता है? प्लांट। उसके बाद होता है एनिमल। कोई भी एक एनिमल आप ले लीजिए जो कोई प्लांट को, जैसे कि गोट हो गई, आपकी बकरी हो गई, वो प्लांट को खा के जिंदा रहती है, लेकिन बकरी के मरने के बाद बकरी को डिस्ट्रॉय करने का, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये एक सिस्टम है, इकोसिस्टम के 3 आपके कौन होते हैं? ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसके बाद बात करते हैं किसकी? फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम कैसे फंक्शन कैसे करता है? तो सबसे पहले इकोसिस्टम में मैंने ऊपर ही समझा दिया आपको कि सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है आपके प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स को आप बोल सकते हो कि पहला जो खाने बनाने वाले, बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। अब उनको जो कंज्यूम करते हैं उनको कंज्यूमर बोलते हैं, और कंज्यूमर अगर मर जाते हैं तो उन जिनको वो डिकम्पोज करते हैं उनको डिकम्पोजर्स बोलते हैं। तो इस तरीके से इकोसिस्टम आपका फंक्शन करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फूड चेन की, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फूड चेन? फूड चेन बेसिकली होता क्या है? तो फूड चेन एक लिस्ट होती है जो ये शो करती है कि कौन किसको खाता है। तो अगर इसको बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो क्या बोलूँगा? अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म या लिविंग बींग्स शोइंग हु ईट्स हुम इज कॉल्ड द फूड चेन। लाइक यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये एग्जाम्पल, प्रोड्यूस, यहाँ पे प्रोड्यूस कौन कर रहा है? आपका ग्रास प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूस करने के बाद में इसके ऊपर एयर वाटर आता है और सनलाइट आती है, तब जाके प्रोड्यूस करता है। उसके बाद में इसको कौन खाता है? आपका ग्रास होपर। ग्रास होपर आपके ग्रास को खाएगा, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब जो पहला कंज्यूमर है, जो ये देखो प्रोड्यूस करने वाले को बोलते हैं प्रोड्यूसर, और जो प्रोड्यूसर को खाता है फर्स्ट टाइम उसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, और जो प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम करता है उसको बोलते हैं टर्सरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है? ये एक लिंक बता रहा है कि कौन किसको कंज्यूम करता है। तो बेसिकली फूड चेन इज व्हाट? अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म शोइंग हु ईट्स हुम इज कॉल्ड द फूड चेन। ओके, इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी? फूड वेब की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फूड वेब? देखो, अगर मैं बहुत सारी फूड चेन्स को एक पिक्चर में अगर रख दूं तो उसको फूड वेब ही बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आपको रखा है कि ये आपका
कॉर्न का प्लांट है, कॉर्न के प्लांट को कौन खाएगा? आपका ग्रास हॉपर खाएगा। तो पिछले वाले एग्जाम्पल है, उसको फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को पाइथन खाएगा। सिमिलरली पाइथन को ईगल खाएगा। ये एक फूड चेन हो गई, एक फूड चेन हो गई है। दूसरी फूड चेन अगर मैं सीधा बोलूँ कि ग्रास हॉपर को रैट खाएगा और रैट को पाइथन, पाइथन को ईगल, तो ये भी एक फूड चेन हो गई। सिमिलरली अगर मैं बहुत सारी फूड चेन्स को अगर एक साथ लिख दूंगा तो उसको सिर्फ फूड वेब बोल देंगे और कोई नई चीज़ नहीं है फूड वेब। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो आएगा ट्रॉपिक लेवल। ये क्या होता है? किसी भी फूड चेन के अंदर 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। पहला होता है प्रोड्यूसर, जो खाने को प्रोड्यूस करता है, जिसमें कौन आता है? आपके प्लांट्स आते हैं, जिसमें कौन आता है? प्लांट्स आते हैं। उसके बाद में आता है आपका कि जो प्रोड्यूसर को खाता है उसको बोलते हैं क्या? प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्रोड्यूसर को ईट करता है। उसके बाद में जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है उसको बोलते हैं टर्सरी कंज्यूमर। तो इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर होता है नीचे से ऊपर की तरफ। अब एनर्जी का ट्रांसफर ट्रॉपिक लेवल्स में किस तरीके से होता है? तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है जिस लॉ की अकॉर्डिंग होता है उसको बोलते हैं 10% लॉ। ये 10% लॉ क्या बोलता है? फॉर एग्जाम्पल, आपका जो एनर्जी प्रोवाइडर होता है किसी भी इकोसिस्टम या किसी भी फूड चेन में, वो होता कौन है? सन। तो सनलाइट से आने वाली जितनी भी एनर्जी है उसको कौन कंज्यूम करेगा? उसको करेगा आपका प्लांट्स, मतलब कि प्राइमरी प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर बोल दो। तो जितनी एनर्जी आएगी सन से, मान लीजिए आपकी 1 लाख आई, ठीक है, 1 लाख जूल अगर एनर्जी आती है तो 1 लाख जूल एनर्जी का 10% मतलब कि 10,000, ठीक है, 10,000 आपका 10,000 जूल किस में जाएगा? प्राइमरी प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर में। और फिर इसको अगर कोई भी ग्रास हॉपर खाता है पूरे के पूरे प्लांट को, जिसके अंदर 10,000 जूल आया था, उसका 10% इस ग्रास हॉपर के अंदर जाएगा 1,000। और इस ग्रास हॉपर को अगर पूरे के पूरे ग्रास हॉपर को अगर कोई भी सेकेंडरी कंज्यूमर रैट खाता है तो रैट के अंदर जो एनर्जी जाएगी वो जाएगी कितनी? उस 1000 की 10% जो कि होती है 100 जूल। और अगर रैट को खाता है आपका पाइथन, तो पाइथन के अंदर कितना जाएगा? 100 का 10% मतलब 10 जूल। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूम कर रहा है, उसकी खुद की कंज्यूम करने में भी तो उतनी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, तो इसलिए ऐसा होता है। तो इसको बोलते हैं 10% लो, कि एनर्जी का ट्रांसफर सिर्फ 10% के हिसाब से जाता है। जितनी एनर्जी आई उसकी 10% ऊपर वाले में, अब जितनी बच गई उसके 10% अगले में, जितनी बच गई उसका 10% अगले में। इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे एनवायरनमेंट के चारों तरफ। हमारे एनवायरनमेंट के चारों तरफ एक लेयर है जिसको बोलते हैं क्या? ओजोन लेयर। इस ओजोन लेयर का क्या काम है और ये ओजोन लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ये देखो, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर है, जस्ट ट्रोपोस्फीयर के ऊपर है। ओजोन होता क्या है? ओजोन होता है आपका ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल्स को अगर मैं मिला दूंगा तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओजोन, ठीक है। अब ये ओजोन जो होता है वो डिप्लीशन हो रहा है, और ये करता क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारे लिए खतरनाक है, वो आके इससे टकरा के और वापस चले जाती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेस आके टकरा के चल जाती है। अगर ये हट जाएगा तो दे विल कम और ये हमारी बॉडी को हार्म करेंगी। अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिप्लीट हो रहा है। डिप्लीट मतलब ये ब्रेक डाउन हो रहा है। कोई भी ओजोन का पार्टिकल किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है? अगर ओजोन है O3, इसका अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स से, जो कि किस में होता है? आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर, जो कि आपका फ्रिज होता है उसके अंदर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। ये इतनी हल्की होती है कि जैसे ये लीक होती है तो ऊपर जाके ओजोन से रिएक्ट करती है। जब ये दोनों रिएक्ट करती हैं तो जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलती है वो मिलती है आपकी ऑक्सीजन प्लस में एक ऑक्सीजन, जो कि इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ओजोन अगर इससे रिएक्ट करती रही तो यहाँ से देखो, आप ब्रेक डाउन देख रहे हो, इस तरीके से टूट जाएगी। और टूटने के बाद में जो आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो सीधी हमारे अर्थ के ऊपर आएंगी और हमारे लिए वो हार्मफुल होंगी। तो ओजोन लेयर समझ आ गया किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट कर रही है और ये क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं गार्बेज की, कि गार्बेज होता क्या है। हम मैनेज करने वाले गार्बेज को, जो कि हम प्रोड्यूस करते हैं। गार्बेज जितना भी होता है वो होता है आपका हाउस होल्ड, जितना भी हाउस होल्ड वेस्ट होता है, घर के अंदर जो चीज़ें वेस्ट होती हैं, जैसे कि पानी, गटर से जाने वाला पानी, ठीक है, और सीवेज से जाने वाला पानी। दूसरा आपके घर के अंदर डस्टबिन के अंदर पड़ा हुआ कचरा, जो कि बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है।
तो इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं हम हमारी सोसाइटी के अंदर? तो 5 तरीके हैं जिनकी यूज़ करके हम आप इसका यूज़ करके 5 तरीकों का आप इसको क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। पहला तरीका है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब है अगर आप एक पॉली बैग लेके गए मार्केट में और पॉली बैग से क्या लेके आए, कोई सामान लेके आए, तो आप उसको फेंकिए मत, उसको दोबारा यूज़ करना, इसको ही बोलते हैं रिसाइकलिंग। दूसरा होता है प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट का मतलब है कोई भी बायोडिग्रेडेबल चीज़ें जैसे कि आलू का छिलका, किसी भी फ्रूट का छिलका, किसी भी वेजिटेबल का छिलका, इनको सड़ाइए और उनका कंपोस्ट बना के आपके प्लांट्स में आप यूज़ कर सकते हो। तीसरा होता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब कि जो भी वेस्ट आपके पास है, पूरी सोसाइटी का वेस्ट होके एक इंसिनरेटर मशीन आती है। इंसिनरेटर मशीन कुछ ऐसी दिखाई देती है, आप इसके अंदर डाल के और आप 1000 डिग्री, कितना 1000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो चौथा तरीका जो हम यूज़ कर सकते हैं, लैंडफिल कर सकते हैं। लैंडफिल का मतलब जो भी गार्बेज आपके पास में है, जो भी गार्बेज है उसको ऐसे, ये आपका अर्थ है, अर्थ के ऊपर इतना गड्ढा करना है और इसके अंदर आपको गार्बेज डाल देना है, देन फिल द लैंड। तो ये क्या होगा, नीचे अपने आप सड़ जाएगा। चौथा, पांचवी चीज आप क्या कर सकते हो, सीवेज ट्रीटमेंट। ये लिक्विड के लिए है, लिक्विड जितना भी वेस्ट जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे आपका जो पानी जा रहा है सीवेज का, वो अगर सीधा जाके रिवर से कांटेक्ट में आता है, रिवर में गिरता है, तो क्या होगा, वो सीधा का सीधा अगर रिवर के फ्लो के अंदर जाके गिरता है तो वो रिवर को पूरी को पोल्यूट कर देगा। तो पहले हमें उस पानी को क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए, फिर जाके हमें उसमें यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट लगना चाहिए, फिर जाके हमें उसको रिवर में डालना चाहिए। तो इस तरीके से हम गार्बेज को जो कि हमारे हाउस होल्ड में आते हैं उनको हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट चैप्टर था। बाकी आपको अच्छा लगा तो समझ गए होगे क्या करना है, तो कर दो फटाक से। थैंक यू।